जी क्लास, अगर कोई क्यूरी है आप लोगों की तो आप लोग अपने यू कैन जस्ट रेज योर हैंड सो दैट 1 to 1 मैं आपकी क्यूरी ले लूँ, उसको रिस्पॉन्ड कर दूँ और फिर ये लास्ट स्लाइड डिस्कस करके हम फिर कोडिंग प्रैक्टिस पे आए। जब तक किसी को कोई भी क्यूरी अब तक आज तक जो हमने पढ़ा है कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं आया हुआ, कोई पॉइंट समझ नहीं आया, सो आप चैट पे भी क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं और आप यू कैन रेज योर हैंड एज वेल। ओके, अब क्लियर है आवाज? ओके जी क्लास, कोई क्यूरी है या मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट मतलब स्लाइड पे स्टार्ट कर दूं? अगर कोई क्यूरी है तो आप पूछने, कोई सवाल है? कोई क्यूरी नहीं है? ओके, so we were discussing difference between procedural or structure oriented programming language and object oriented programming language। ठीक है, so कुछ differences हैं, वो differences हम discuss कर लेते हैं। ठीक है, problem is divided into in object oriented programming problem is divided into parts called object oriented programming में हम जो है वो प्रोग्राम को किस इसमें डिवाइड करते हैं, हम प्रोग्राम को डिवाइड करते हैं स्मॉल पार्ट जिसको हम ऑब्जेक्ट्स कह रहे हैं। जबकि यहाँ पे स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम क्या कर रहे होते हैं, हम फंक्शंस, मॉड्यूल्स या मेथड्स में अपने प्रोग्राम को ब्रेक कर देते हैं। Importance not given to data but to functions as well as sequence of actions to be done। यहाँ पे हमारे एक्चुअल इम्पोर्टेंस डाटा को नहीं बल्कि फंक्शंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है कि फंक्शंस किस तरीके से एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं और उनके सीक्वेंस ऑफ एक्शंस क्या हैं। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इम्पोर्टेंस इसको दी जाती है डाटा को। वी विल encapsulate data and then use procedures or functions because it works as a रियल वर्ल्ड। तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारा डाटा है। हम रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स को मैप करते हैं क्लासेस में और उनको इनकैप्सुलेट करते हैं और उसके लिए हम डिफरेंट प्रोसीजर्स और फंक्शंस बनाते हैं जैसे कि रियल वर्ल्ड में काम हो रहा होता है। एट्रीब्यूट्स और मेथड्स और में हम ब्रेक कर लेते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स को। Data can move freely from functions to function in the system। स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका डाटा जो है वो एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में इजीली मूव कर सकता है। ठीक है, थ्रू फंक्शन कॉल्स, एक फंक्शन ने दूसरे फंक्शन को कॉल किया। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट कैन मूव एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू मेंबर फंक्शंस। ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरीके से मूव हो सकते हैं और आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू मेंबर फंक्शंस। मीन जो हम मेंबर फंक्शंस क्रिएट करेंगे, जो क्लास के अंदर हम जो मेंबर फंक्शंस बना रहे हैं, तो वो मेंबर फंक्शन क्या है, जैसे प्रिंट ऑल का मेथड है, वो ऑब्जेक्ट 1 के लिए भी काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट 2 के लिए भी काम कर रहा है। सो ऑब्जेक्ट कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर एज वेल थ्रू मेंबर फंक्शन एज वेल। To add new data and function is not so easy। ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में नया डाटा ऐड करना और फंक्शन ऐड करना इज नॉट एन इजी टास्क। मीनवाइल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कोई भी नया डाटा ऐड करना या नया फंक्शन ऐड करना इज एन इजी टास्क, क्योंकि हमने क्लासेस में ब्रेक करके काम कर रहे हैं। जब किसी चीज़ की जरूरत होगी वी कैन क्रिएट क्लास कंपोनेंट्स एंड methods and attributes for that class as well, which is an easy task। Most function uses global data for sharing that can be accessed freely from function to function in the system। यहाँ पे स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम क्या कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, क्योंकि फंक्शंस पे काम हो रहा है। सो अगर कोई ऐसा डाटा है जो सबके लिए एक्सेसिबल है तो फिर हम उसको ग्लोबली डिफाइन करते हैं। ग्लोबली डिफाइन करते हैं मीन्स टॉप ऑफ द प्रोग्राम।
so that it can be accessible for all the functions behind उसके उस जो है वो ग्लोबल डाटा के बाद जितने भी हमारे पास फंक्शंस आ रहे हैं उन सब के लिए वो ग्लोबल डाटा शुड बी एक्सेसिबल। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, डाटा कैन नॉट मूव इजीली फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन, it can be kept public or private so we can control the access of डेटा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम डेटा को इस तरीके से नहीं छोड़ सकते कि फंक्शन टू फंक्शन डेटा इजीली मूव हो सके। यहाँ पे वी कैन यूज पब्लिक और प्राइवेट कीवर्ड सो दैट वी कैन डिफाइन एक्सेसिबिलिटी ऑफ डेटा। अगर पब्लिक रखेंगे तो वो एक्सेस हो सकता है, अगर प्राइवेट रखेंगे तो उसका स्कोप कम हो जाएगा, विद इन अ क्लास ही वो डेटा एक्सेसिबल हो सकता है। Procedure-oriented programming language में does not have any proper way for hiding data, so it is less secure। यहाँ पे ऐसे कोई भी जो है वो hiding of data का concept नहीं है structure-oriented programming language में। ठीक है, हम data को यहाँ पे ऐसे hide नहीं कर सकते, जबकि object-oriented programming में we can hide data easily और बहुत जो है वो managed way में we can secure our data। टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस जो एग्जांपल प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज में सी, वीबी, विजुअल बेसिक, फोर्ट्रान और पास्कल आर एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, while C++, Java, VB.NET and C#.NET are examples of object oriented programming। जी क्लास, यहाँ तक कोई सवाल, कोई क्यूरी, कोई ऐसी चीज जो यहाँ तक समझ नहीं आई हो? नहीं, .NET तो जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिनेरियो है, तो उसमें हम VB.NET, C#.NET और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हाँ, लेकिन हमने जो पीएफ में प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में C# यूज की थी .NET प्लेटफॉर्म यूज करते हुए, तो हम काम तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में ही कर रहे थे, क्योंकि हम जब जैसे ही कोई कंसोल एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे थे बाय डिफॉल्ट वो क्लास बना रहा होता है। ऐसे होते हैं क्लास और एक मेन मेथड। हम C# जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसी को यूज कर रहे थे, लेकिन एज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सारा काम फंक्शन मेथड फंक्शन। अब एक्चुअली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे। एसएच नहीं किया, लेकिन अब हमने प्रोसीजर ओरिएंटेड पे एसएच काम नहीं किया, लेकिन जब पीएफ हमने पढ़ी थी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, उस पे C# हमने यूज की थी। C# इटसेल्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का कोर्स जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें C# जो कि इटसेल्फ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसको हमने एज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग यूज किया था। जो काम ऑटोमेटिकली वो हमें परफॉर्म कर रहा था उसको तो हमने वैसे ही किया था, जैसे हम क्रिएट कर रहे थे क्लास कंसोल एप्लीकेशन, तो बाय डिफॉल्ट वो क्लास क्रिएट कर रहा था और मेन मेथड था, उसके अंदर हम सारा काम बिल्कुल वैसे ही कर रहे थे जैसे स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करती है। और कुछ एसेंस ऐसे थे जहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट थी, तो वहां पे फिर हमने जैसे फाइलिंग वगैरह के ऑब्जेक्ट बना के हमने काम किया था। एसक्यूएल कनेक्शन ओपन के लिए एसक्यूएल कनेक्शन, फाइल ओपन, उसके लिए कुछ काम हमने जो है वो सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, एक्चुअल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो पिलर्स हैं वो हमने वहां इम्प्लीमेंट नहीं किए थे, वो हम अब इस कोर्स में इम्प्लीमेंट करेंगे। जी क्लास, यहाँ तक कोई क्यूरी नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का? ओके।
ओके, थोड़ा सा फिर हम रिव्यू देख लेते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस, अर्थमेटिक ऑपरेटर। अच्छा जी, आप लोगों के पास शेयरिंग हो रही है। नेक्स्ट स्लाइड, लेक्चर 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे काम कर रहे होते हैं, वी हैव डिफरेंट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड मॉड्यूलस। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको हम सी शार्प पे कैसे मैप करेंगे। लेट से मल्टीप्लिकेशन है b इंटू एम, सो उसको हम b स्टेरिक m, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टेरिक सिंबल यूज होता है सी शार्प में। ठीक है, अगर डिवीजन के लिए कोई लेट से ये x और डिवाइडेड बाय y और x डिवाइडेड बाय y, इसको हम कैसे मैप करेंगे, x डिवाइडेड बाय y। रिमाइंडर ऑपरेशन है r मॉड s, तो उसको हम सी शार्प में कैसे मैप करेंगे, r मॉड्यूलस s। तो ये परसेंटेज का सिंबल जो है ये मॉड्यूलस के तौर पे वर्क कर रहा होता है। रिलेशनल एंड इक्वलिटी ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इज इक्वल टू। ठीक है, और इसमें सिंपल सैंपल सी शार्प की कंडीशन कैसे होगी, एक्स इज ग्रेटर। जी क्लास आ रही है आवाज? मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, जिसकी वजह से मीटिंग भी डिस्कनेक्ट हो गई थी। अब दोबारा से कनेक्ट हुई है। अब क्लियर है आवाज? ओके, ठीक है। सो रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे पास इक्वलिटी ऑपरेटर्स इज इक्वल टू, नॉट इज इक्वल टू, और इसको सी शार्प में हम किस तरीके से कोड कर सकते हैं, x इज इक्वल टू वाई एंड x इज नॉट इज इक्वल टू वाई। प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। प्रेसिडेंस क्या होती है कि कौन सा ऑपरेटर, जब हम एक कंपाउंड स्टेटमेंट है, कंपाउंड स्टेटमेंट मीन जिसमें एक से ज्यादा ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं, तो उन ऑपरेटर्स को हम किस तरीके से जो है वो पहले कौन सा ऑपरेटर सॉल्व होगा। अगर हमारे पास इस तरीके के ऑपरेटर्स है, सबसे पहले हमारे पास लेफ्ट टू राइट में आती है कौन से वाले, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड मॉड्यूलस। लेफ्ट टू राइट, इनमें से जो पहले आएगा लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए हम उसको पहले प्रोसीड करेंगे। लेट से अगर मेरे पास a मल्टीप्लाई बाय b डिवाइडेड बाय c है, तो पहले a b से मल्टीप्लाई होगा एंड देन जो रिजल्ट आएगा वो c से डिवाइड होगा। सिमिलरली अगर मेरे पास a डिवाइडेड बाय b मल्टीप्लाई बाय c है, तो पहले a b से डिवाइड होगा और जो रिजल्ट होगा वो c से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इन तीनों की प्रेसिडेंस सेम है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड मॉड्यूलस, तीनों जो है वो एक ही लेवल पर है। जो स्टेटमेंट में लेफ्ट टू राइट हम इनको इवेलुएट करेंगे, जो पहले आएगा, अगर मल्टीप्लिकेशन पहले है तो पहले मल्टीप्लिकेशन होगी, डिवीजन पहले आ गया तो डिवीजन पहले होगी, अगर स्टेरिक मॉड्यूलस पहले आ गया तो मॉड्यूलस पहले होगा। ठीक है, और इसको हम टाइप क्या कह रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव। नेक्स्ट लेवल इज
एडिटिव, इसमें प्लस एंड माइनस, इसको भी हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे होंगे। लेफ्ट टू राइट मीन जो पहले आ गया, अगर मेरे पास a प्लस बी माइनस सी है तो पहले a b से प्लस होगा और फिर माइनस होगा c से। सिमिलरली अगर मेरे पास a माइनस बी प्लस सी है तो पहले a b से माइनस होगा और फिर रिजल्ट c में ऐड होगा। तो लेफ्ट टू राइट जो पहले आएगा वही पहले इवेलुएट होगा। देन हमारे पास आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में लेस देन इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इज इक्वल टू। इनकी भी जो है वो एसोसिएटिविटी क्या है, लेफ्ट टू राइट। जो लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए जो पहले आएगा उसी को हम ऑपरेट करेंगे। बेटा प्लस और स्टेरिक की तो ऑब्वियस एसोसिएटिविटी ही डिफरेंट है ना। मल्टीप्लिकेशन की ज्यादा है प्रायोरिटी और प्लस की बाद में, तो पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा और प्लस बाद में होगा। नेक्स्ट इज इक्वलिटी। इक्वलिटी मींस इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू। इन सब के बाद फिर कौन सा प्रोसेड होगा, नॉट इज इक्वल टू एंड नॉट इज इक्वल टू। लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे होंगे। एंड लास्ट वन इज असाइनमेंट, राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट मींस इज इक्वल टू जो है पहले पूरी आपकी स्टेटमेंट एक्स जो है इवेलुएट होगी और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो इज इक्वल टू वाली वैल्यू पे यूज होगा। ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। असाइनमेंट अगर हमें करनी हो, असाइनमेंट क्या होगी, कोई भी वेरिएबल और उसकी डिक्लेरेशन। हाँ, ये रूल्स तो आपको पीएफ से याद होने चाहिए, ये तो सिर्फ रिवीजन है। पीएफ में तो बहुत डिटेल में ये सब चीजें हमने करी थी। ठीक है, असाइनमेंट कैसे होगी वेरिएबल की, वेरिएबल का नेम एंड एक्सप्रेशन। a इज इक्वल टू 1+4 मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ पे ब्रैकेट यूज हो रहा है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। सो ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, 4+1 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25। इन केस अगर यहाँ पे ब्रैकेट नहीं होता तो पहले 4 मल्टीप्लाई होता 5 से 20 एंड देन प्लस होता 1 21, ओवेज जो आपका क्वेश्चन था। लेकिन ब्रैकेट आने की वजह से प्रेसिडेंस चेंज हो गई, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। और इन केस अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, ठीक है, अगर हम इन केस कह रहे हैं कि यहाँ पे वी डोंट हैव ब्रैकेट, a इज इक्वल टू, तो हम इसको कैसे एवेलुएट करेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन होगी सी शार्प की लैंग्वेज में एंड देन उसके बाद फिर प्लस होगा। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20, 20 प्लस 1 21। तो यहाँ पे एक ही वैल्यू मेरे पास 21। ठीक है, और अगर ब्रैकेट आ जाएगा तो ब्रैकेट में पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा एंड देन फिर ब्रैकेट के बाद फिर वो बाकी जो आपके रूल्स हैं वो वैसे ही फॉलो होंगे। इफ की स्टेटमेंट हमारे पास कैसे वर्क कर रही होगी, इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट, जैसे हमने वहां पे इफ एल्स यूज किया था। ठीक है, वी कैन हैव नेस्टेड इफ एज वेल, जैसे हमने नेस्टिंग कर पढ़ी थी कि नेस्टेड एल्स हम कैसे इफ एल्स यूज कर सकते हैं। देन वी हैव कॉन्सेप्ट ऑफ लूप, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल, वही सेम चीज है। फॉर सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगी, फिर हमारे पास कंडीशन होगी एंड देन प्लस माइनस आइट्रेशन होगी। फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज ग्रेटर देन 0, i माइनस माइनस कंसोल डॉट राइट लाइन i। व्हाइल लूप, अगेन व्हाइल लूप क्या होता है, जिसमें हमें पहले से नहीं पता हो कि कंडीशन कितनी दफा चलेगी। व्हाइल i इज ग्रेटर देन 0, कंसोल डॉट राइट लाइन i माइनस माइनस। डू व्हाइल लूप भी बिल्कुल वैसी काम कर रही होती है जैसे कि व्हाइल लूप, बट एक बेसिक डिफरेंस ये है कि डू व्हाइल लूप कंडीशन चेक करने से पहले एग्जीक्यूट होती है। सो यहाँ पे इन केस ऑफ टर्म में अगर कंडीशन फॉल्स भी होगी, डू व्हाइल लूप एटलीस्ट एक दफा जरूर एग्जीक्यूट होगी।
ठीक है, आउटपुट के लिए हम अगेन वही दो स्टेटमेंट यूज करते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट। सिस्टम यहाँ पे इसलिए लगाया बिकॉज सिस्टम इज द नेम स्पेस। तो अपना प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले अगर आप यूजिंग सिस्टम यूज करेंगे तो फिर आपको प्रोग्राम में बार बार सिस्टम डॉट जो है वो यूज करने की जरूरत नहीं होगी, आप जस्ट कंसोल डॉट राइट लाइन यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने इसको डिफाइन किया है। Here system is a namespace, console is a class with namespace system, यानी कि जो system की namespace है उसके अंदर console is the class और write line is the method of class console। ये चीज आपको मैं ख्याल में बहुत पहले से पता होगी, अब हमने बहुत डिटेल में पढ़ी थी, तब तो यूनिवर्सिटी भी ओपन थी। The main difference between write line and write is that write method only print the string, जो स्ट्रिंग होगी वो प्रिंट करेगा, और राइट लाइन का मेथड प्रिंट करने के बाद एक लाइन का स्पेस देगा, यानी कि नेक्स्ट लाइन पे कर्सर को ले जाएगा। ठीक है, इन्होंने एग्जांपल भी दी है कंसोल डॉट राइट लाइन एंड कंसोल डॉट राइट की। कंसोल डॉट राइट लाइन प्रिंट्स ऑन कंसोल डॉट राइट लाइन न्यू लाइन। तो ये कहाँ प्रिंट करेगा? प्रिंट्स ऑन प्रिंट करेगा, क्योंकि राइट लाइन का मेथड है, कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे जाके न्यू लाइन प्रिंट करेगा जैसे यहाँ पे, और फिर उसके बाद कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा, और नेक्स्ट लाइन पे कंसोल डॉट राइट प्रिंट्स ऑन, उसी जहाँ पे कर्सर था वहां पे प्रिंट्स ऑन प्रिंट करेगा, और फिर नेक्स्ट लाइन क्या है? कंसोल डॉट राइट, यानी कि प्रिंट्स ऑन के बाद कर्सर मेरा यहीं पे ब्लिंक कर रहा होगा, और यहाँ पे इसको नेक्स्ट स्टेटमेंट मिली कंसोल डॉट राइट, यानी कि कंसोल पे राइट करो सेम लाइन प्रिंट किया और मेरा कर्सर यहीं पे ब्लिंक कर रहा होगा। So that is the basic difference between console.writeline and console.write. Printing variables and literals, कोई भी वेरिएबल्स अगर हम डिक्लेयर करें इस तरीके से डिक्लेयर करके हम उनको प्रिंट करवा सकते हैं। वेरिएबल क्या होगा? जो कंटेनर होगा जो किसी वैल्यू को होल्ड कर रहा होगा, और लिटरल क्या होंगे? कांस्टेंट वैल्यू, जैसे कंसोल डॉट राइट लाइन 50.05 डायरेक्ट हमने एक वैल्यू दे दी, एंड वैल्यू यहाँ पे एज अ वेरिएबल वर्क कर रहा है, यानी कि एक इंटीजर वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है जो एक इंटीजर वैल्यू को होल्ड कर रहा है। प्रिंट कंकैटिनेटेड स्ट्रिंग यूजिंग प्लस ऑपरेटर, ये तो हम अभी आपको एग्जांपल में मैंने करके दिखा दिया कि आप स्ट्रिंग प्लस ऑपरेटर स्ट्रिंग कंकैटिनेशन के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। लेट्स से मेरे पास एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया इंट वैल्यू इज इक्वल टू 55, कंसोल डॉट राइट लाइन हेलो प्लस वर्ल्ड। तो ये प्लस क्या करेगा? एज अ कंकैटिनेशन ऑपरेटर वर्क कर रहा है, जो दो स्ट्रिंग्स को मर्ज करके लिख देगा, कंबाइन करके लिखेगा। देन नेक्स्ट मैंने क्या किया? कंसोल डॉट राइट लाइन वैल्यू इज इक्वल टू एक स्ट्रिंग और एक वेरिएबल को कंकैटिनेट कर दिया। तो जो चीज इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है वो तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी, वैल्यू इज इक्वल टू एंड प्लस के बाद वैल, यानी कि जो वेरिएबल वैल की वैल्यू है 55 वो प्रिंट कर देगा। वेरिएबल को तो हम वेरिएबल ही कह रहे हैं ना, वेरिएबल इज बेसिकली कंटेनर जो कोई भी लिटरल वैल्यू स्टोर कर सकता है। अब मैं कह रही हूँ 10 एक लिटरल वैल्यू है, सो अगर मैं कह रही हूँ इंट a इज इक्वल टू 10, सो a इज अ वेरिएबल विच इज होल्डिंग अ लिटरल वैल्यू। ठीक है, और अगर आप प्लस की जगह इस तरीके से स्पेसेस यूज कर सकते हैं, सो यू कैन रिप्लेस दिस बाय दिस एज वेल, वैल्यू इज इक्वल टू 0 इंडेक्स, और फिर आगे ये चीज भी आपको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यूज करनी पड़ेगी। जिस पोजीशन पे, स्पेसिफिक पोजीशन पे आपको वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना चाह रहे हैं, यू कैन यूज थ्रू दिस कर्ली ब्रैकेट्स एट पोजीशन 0 एंड आगे नेम ऑफ वेरिएबल, जो इस पोजीशन पे ये इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो आप प्लस ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं, एंड यू कैन यूज दिस
operator as well. अगर मल्टीपल वेरिएबल्स हैं तो फिर उसके लिए 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. ठीक है, जैसे मल्टीपल वेरिएबल्स हैं सो 0, 1, 2 एंड सो ऑन. ठीक है, यहाँ पे हमने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, फर्स्ट नंबर 5, सेकंड नंबर 10 और एक थर्ड वेरिएबल डिक्लेयर किया रिजल्ट. और रिजल्ट में हम फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का सम ऐड करवा रहे हैं. कंसोल डॉट राइट लाइन पे क्या प्रिंट करवा दिया, 0 + 1 = 2, यानी कि इसी फॉर्मेट में प्रिंट हो. 0 की जगह क्या आ जाए, फर्स्ट नंबर की क्या वैल्यू है 5, सो 5 प्रिंट हो जाए स्क्रीन पे. देन प्लस एज इट इज आ जाएगा. 1 जैसे ही इसने सबस्क्रिप्ट के अंदर देखा, इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर देखा 1, फॉरेन कंपाइलर समझ गया कि ये कोई वेरिएबल है जिसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है. ये जाएगा सेकंड वाले इस जो आपका आर्गुमेंट है यहाँ पे, सेकंड नंबर की वैल्यू है 10, इस 1 को रिप्लेस करके ये 10 यहाँ पे शो कर देगा. = एज इट इज प्रिंट हो जाएगा. एंड सेकंड इस वाले इंडेक्स पे क्या प्रिंट होगा, रिजल्ट की वैल्यू. तो रिजल्ट की वैल्यू क्या है, 10 + 5 15, सो 15 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा. ठीक है, इनपुट कैसे लेंगे आप, वही मेथड्स रीड लाइन, रीड एंड रीड की. रीड लाइन क्या करेगा, आपके पास पूरी जो है एक स्ट्रिंग इनपुट लेगा जब तक आप एंटर प्रेस ना करें. इट रिटर्न्स द सेम स्ट्रिंग, जो सेम आपने स्ट्रिंग दी होगी एज इट इज वो रिटर्न करेगा. The read line methods read the next line of input from the standard input stream. It returns the same string. जो चीज आपने इनपुट दिया है as it is वैसे इनपुट लेगा. ठीक है, रीड का मेथड क्या करेगा, द रीड मेथड रीड द नेक्स्ट कैरेक्टर फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम. इट रिटर्न्स द ASCII वैल्यू ऑफ द कैरेक्टर. रीड क्या करेगा, जो आपने जो भी कैरेक्टर फर्स्ट कैरेक्टर कीबोर्ड से प्रेस किया होगा उसकी ASCII वैल्यू रिटर्न करेगा. लेट से अगर मैंने कैपिटल ए प्रेस किया है तो ये मुझे क्या देगा 65. अगर मैंने लेट से स्मॉल जी प्रेस किया तो ये मुझे इसकी वैल्यू देगा 121. उसकी ASCII वैल्यू रिटर्न करेगा उस कैरेक्टर की. सो अगर आपने ASCII वैल्यू निकालनी हो सो यू कैन यूज रीड मेथड. एंड रीड की method obtains the next key pressed by user. This method is usually used to hold the screen until user press a key. read की क्या करेगा, जब तक आप कीबोर्ड से कोई की प्रेस नहीं करेंगे जब तक होल्ड करेगा. सो अगर हमने रिजल्ट को होल्ड करवाना तो इसके लिए हम यूजली एक रीड की यूज कर रहे होते हैं, जो कि सिंपल यूजर को प्रॉम्प्ट करता है कि आप कोई भी की प्रेस करें. जैसे ही आपने कोई की प्रेस की ये फौरन बाहर आ जाएगा, या मतलब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी उसको एग्जीक्यूट करेगा. रीड लाइन पूरी की पूरी स्ट्रिंग रीड करेगा एंटर जब तक आप एंटर प्रेस नहीं करेंगे. पूरे के पूरा एक सेंटेंस जब तक एंटर प्रेस नहीं होगा, स्पेसेस भी आएंगी उसमें, स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं. एज इट इज जो चीज आप प्रिंट इनपुट देंगे वो रीड लाइन जो है वो पूरे का पूरा स्ट्रिंग को रीड करेगा और सेम स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा. रीड का कीवर्ड ये जो मेथड है ये क्या करेगा, ये यूजर से एक कैरेक्टर इनपुट लेगा, एक कैरेक्टर, और इस एक कैरेक्टर की ASCII वैल्यू रिटर्न करेगा. और रीड क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक जब तक यूजर से कहेगा कि यूजर कोई भी एक की प्रेस करे, जैसे यूजर की प्रेस करेगा ये नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा. आपको याद होगा पीएफ के प्रोग्राम में जब हमें स्क्रीन को होल्ड करवाना होता था तो हम कंसोल डॉट रीड की सबसे एंड में यूज करते थे, ताकि सारा आउटपुट प्रिंट होने के बाद स्क्रीन हमारी कुछ सेकंड तक होल्ड करे. जब तक यूजर कुछ प्रेस नहीं करता था जब तक वो आउटपुट स्क्रीन होल्ड रहती थी. जैसे यूजर ने एंटर प्रेस किया या कोई भी की प्रेस की वो फौरन बाहर आ जाता था. आज की वैल्यू हर कैरेक्टर के पीछे उसकी एक वैल्यू होती है ना. जैसे हमारे पास कैपिटल जैसे हमारे पास ए है, कैपिटल ए, सो कैपिटल ए की एक आस्क की वैल्यू, हर कीबोर्ड के अंदर हर की के प्रेस होने पर एक आस्क की वैल्यू है. तभी तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, क्योंकि कंप्यूटर को तो नहीं पता है कि कैपिटल ए क्या है, स्मॉल ए क्या है. सो हर की के पीछे एक उसकी आस्क की वैल्यू, एक न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर है. कैपिटल ए के पीछे 65 उसकी वैल्यू है. अब वो 65 का फिर क्या होगा, 2 से हम
एलसीएम लेते रहेंगे, तो जो उसकी बाइनरी वैल्यू आएगी वो बाइनरी वैल्यू आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में एज एन इनपुट जाएगी। फिर इसी तरह प्लस, प्लस जो आपके पास एक सिंबल है, इसकी भी एक आस्की वैल्यू है। वो आस्की का एक टेबल आपने डबल आईसीटी के कोर्स में भी पढ़ा होगा कि हर कैरेक्टर के पीछे एक आस्की वैल्यू है। ठीक है, तो ये तीनों कीज क्लियर हो गई। रीड लाइन का मेथड, रीड का मेथड एंड रीड की का मेथड, तीनों मेथड क्लियर हो गए। और मैंने तीनों मेथड एक दफा फिर से रिपीट भी कर दिए। जियो बेस क्लियर हो गया, रीड की का मेथड। फिर से रिपीट करूं? रीड की का मेथड क्या करेगा, सिंपल यूजर से प्रॉम्प्ट करेगा कि यूजर कोई भी की प्रेस करे। जैसे यूजर कोई की प्रेस करेगा, रीड की का मेथड उस की को इनपुट लेके कुछ रिटर्न नहीं करेगा, बाहर आ जाएगा, और जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो रीड की के बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर हो गया? खत्म हो गई कंफ्यूजन? जी ओवेस, कोई क्यूरी है? ओके जी, क्लास किसी और को यहाँ तक कोई सवाल? ठीक है, अब यूजर से इनपुट कैसे लेना है? लेट्स से स्ट्रिंग, एक हमने स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया और कंसोल डॉट राइट पे प्रिंट करवाया यूजर से एंटर अ स्ट्रिंग, ताकि कंसोल पे प्रिंट हो जाए कि हम यूजर ने एक स्ट्रिंग प्रिंट करना है। और टेस्ट स्ट्रिंग में हम क्या क्या इनपुट ले रहे हैं, कंसोल डॉट रीड लाइन की स्टेटमेंट। तो ये कंसोल डॉट रीड लाइन हम जो भी एंटर करेंगे, वो जब तक एंटर प्रेस नहीं करेंगे, जो भी टाइप करेंगे, जो भी कीज, वो सारी की सारी टेस्ट स्ट्रिंग के वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगी। और कंसोल डॉट राइट हैंड पे हम प्रिंट करवा रहे हैं यू एंटर्ड 0, और जो टेस्ट स्ट्रिंग की वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पे ये 0 के बाहर इन्होंने एक सिंगल कोड भी यूज किया है, तभी ये सिंगल कोड प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अब ये सारी कीज को उन्होंने दोबारा से वन बाय वन इनकी जो है वो बताया भी है कोड के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, एंड यूजर इनपुट, अभी पहले वाली जो हमने देखी थी वो रीड लाइन थी। कंसोल डॉट रीड लाइन जो पूरी की पूरी स्ट्रिंग को रीड करेगा। अब होपफुली अगर अभी भी किसी की कोई कंफ्यूजन होगी तो इन एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, इंट यूजर इनपुट, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। ठीक है, जब हमने अक्सर ये मेन्यू जो डिजाइन कर रहे होते हैं, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू मींस जो वेट कर रहा हो यूजर का कि कोई की वो प्रेस करे, जैसे ही यूजर कोई की प्रेस करेगा वो फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन प्रेस एनी की टू कंटिन्यू स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। और फिर यहाँ पे मैसेज क्या है, कंसोल डॉट रीड की। रीड की क्या कर रहा है, वेट करेगा जब तक अब यूजर कुछ भी इनपुट नहीं देगा, ये आगे कुछ आगे यहाँ तक नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंसोल डॉट रीड की वेट करता रहेगा। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, ये वाली स्क्रीन होल्ड रहेगी जब तक यूजर कोई भी की प्रेस नहीं करता। लेट से यूजर ने एक्सप्रेस किया, जैसे यूजर ने एक्सप्रेस किया ये फॉरन कंसोल डॉट राइट लाइन एक नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, और नेक्स्ट लाइन पे क्या प्रिंट कर देगा, इनपुट यूजिंग रीड, ये प्रिंट करेगा और यूजर से इनपुट लेगा कंसोल डॉट रीड। ठीक है, अब यूजर ने जो भी इनपुट दिया वो इनपुट कहाँ जाएगा, लेट से यूजर ने इनपुट दिया 72, 72 की वैल्यू क्या होती है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। ठीक है, यहाँ पे यूजर ने ये पूरा इनपुट दे दिया। ठीक है, अभी क्या करेगा, जो फर्स्ट कैरेक्टर उठाएगा उसकी वैल्यू को आज की वैल्यू रिटर्न कर देगा यूजर इनपुट, क्योंकि ये हमने कंसोल डॉट रीड लाइन का मेथड तो यूज नहीं किया, तो जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो फर्स्ट कैरेक्टर की वैल्यू उठाएगा।
जी जुनैद, कोई क्यूरी है? जुनैद खान। क्योंकि मैं कुछ बोल नहीं रही इसीलिए आवाज नहीं आ रही। ओके, आपने हैंड रेस किया था इसलिए। अच्छा, सिमिलरली अगर हमारे पास नॉन स्ट्रिंग इनपुट है, मीटिंग एंड होने वाली है, मीटिंग एंड होगी तो इसी सेम मीटिंग आईडी पे हम दोबारा ज्वाइन करेंगे। ठीक है, लेट्स से वी हैव 3 डिफरेंट इनपुट्स वेरिएबल्स, एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, एक इंटीजर वेरिएबल है और एक डबल वेरिएबल है। ठीक है, स्ट्रिंग वाला क्योंकि इनपुट लेने के लिए कंसोल डॉट रीड लाइन का ही मेथड हम यूज करेंगे और रीड लाइन बाय डिफॉल्ट एक स्ट्रिंग इनपुट लेता है। ठीक है, सो जो स्ट्रिंग वाला वेरिएबल है उसमें तो कंसोल डॉट रीड लाइन एज इट इज यूज हो जाएगा। लेकिन जो इंटीजर और डबल वाला इनपुट है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हमें कास्ट करवाना पड़ेगा। हमें उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा उसके अप्रोप्रिएट डेटा टाइप में। इसीलिए हम क्या करेंगे, हम यूजर से इनपुट लेंगे इंटीजर वैल्यू, यूजर इनपुट इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। यूजर से इनपुट ले लिया, अब यूजर जो भी इंटीजर वैल्यू देगा, लेट्स से यूजर ने 101 इनपुट दिया, उस 101 को वो यूजर इनपुट में स्टोर कर देगा। और ये यूजर इनपुट क्या है, एक स्ट्रिंग वैल्यू है, तो ये 101 को कैसे रिप्रेजेंट करेगा, एक स्ट्रिंग वैल्यू यानी कि डबल कोट में। फिर मैंने क्या कहा, इंट वैल इज इक्वल टू कन्वर्ट टू इन 32 यूजर इनपुट। ये जो यूजर इनपुट था 101 जो स्ट्रिंग फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर रहे हो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो और इंटीजर वेरिएबल में डिक्लेयर करो, स्टोर करो। सो ये 101 पे डबल कोट हटा देगा और उसको एज एन इंटीजर स्टोर कर देगा इंट वैल में, और 101 हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली हम यूजर से एक और इनपुट लेंगे और उसको स्ट्रिंग फॉर्म में रखेंगे एंड देन उस स्ट्रिंग फॉर्म को हम कन्वर्ट करवा देंगे जो भी हमारी डिजायर्ड डेटा टाइप है। अगर डबल चाहिए तो फिर हम उसको डबल में कन्वर्ट करें। आप चाहें तो ये 2 वे प्रोसेस ना करें, आप डायरेक्ट इंट वैल इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू इन 32 और ब्रैकेट में कंसोल डॉट रीड लाइन, यानी कि यूजर से इनपुट लो, अब वो इनपुट बाय डिफॉल्ट रीड लाइन के थ्रू ही लेगा और उस इनपुट को कन्वर्ट करवा दो इंटीजर में और स्टोर करवा दो इंट वैल। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस पूरे प्रोसेस को आप चेंज कर सकते हो कैसे, एक सिंपल स्टेटमेंट से। और वो सिंपल स्टेटमेंट क्या होगी वो मैं चैट में